हेलो फ्रेंड्स, टारगेट यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। क्या होता है वित्त आयोग? ठीक है, मैंने एक ये क्वेश्चन निकाला है। मैं एक सीरीज पे काम कर रहा हूँ जो यूपीएससी के 2010 से 2019 तक के पेपरों की सीरीज है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। उसमें से अब मैं पर डे एक क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाया करूँगा जो पूरे टॉपिक को कवर करेगी। इससे क्या है कि आपको पर डे वीडियो भी मिलती रहेगी और आने वाले समय में लास्ट में एक पूरी सीरीज कलेक्ट हो जाएगी। तो आपको एक अच्छा तैयारी करने के लिए एक चीज़ मतलब पेपर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है वित्त आयोग। इसके बारे में समझेंगे, वित्त आयोग के बारे में। तो क्वेश्चन जैसा आप लिखा है वो आप देख ही रहे हैं। इसमें जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि जिसको स्पीकर कहते हैं, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री। इस क्वेश्चन को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है टारगेट यूपीएससी 99 पे काफ़ी बच्चों ने इसका जो आंसर है वो संघ का वित्त मंत्री रखा था। जाहिर सी बात है, वित्त से जुड़ी हुई बात है तो सभी लोगों के मन में एक ही चीज़ जाएगी कि वित्त मंत्री ही इसका आंसर सही होगा। पर एक्चुअली में बात क्या है कि हमारे जितने भी संवैधानिक संस्था हैं वो सभी अपनी जानकारी या अपनी बात राष्ट्रपति के पास देते हैं। अब राष्ट्रपति जो है वो हमारा भारत का मुखिया है। जिस तरह से हमारा घर परिवार है, और यहाँ हम जानते हैं कि आज के वर्तमान समय में हमारे देश में क्या पूरे विश्व में जो मतलब एक स्वाभाविक सत्ता चलती है वो पितृसत्तात्मक इसे कह सकते हैं। यानी कि जो परिवार का मुखिया होगा वो एक पुरुष होगा। जैसे पितृसत्तात्मक सिंधु के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिंधु में जो मातृसत्तात्मक था, अभी अपने यहाँ जो पॉलिसी है, जो ये मतलब स्थिति है वो पितृसत्तात्मक वाली है। तो जाहिर सी बात है भारत एक परिवार है जिसमें लगभग 130 करोड़ देशवासी रहते हैं इस परिवार में। तो इस परिवार का जो मुखिया जो हेड है, हेड ऑफ द हाउस या स्टेट या कंट्री जो हम कह सकते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं जो प्रथम नागरिक कहलाएंगे अपने देश के। तो इसमें का जो सही आंसर होगा, जो यूपीएससी या कोई जो पढ़ाएगा आपको वो ए ऑप्शन सही बताएगा। पर हमें बात यहाँ हमें ख़त्म नहीं करनी है, हमें बात आगे बढ़ा के ये ले जानी है कि क्वेश्चन आया आपका कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, तो हमने आंसर लगा दिया कि भारत का राष्ट्रपति। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। होती ये है कि ये वित्त आयोग होता क्या है। हमें मेन जड़ पे वार करना है। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है तो हमें उसकी जड़ को काटना है कि जड़ कहाँ है, डेप्थ ढूंढनी है, उसकी गहराई किस मतलब कहाँ तक जा सकता है, उसकी सोच एग्जामिनर की कितने गहराई तक सोच सकता है। तो हम उस गहराई पे ही अब जाने का पूरा बंदोबस्त कर चुके हैं, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, क्योंकि अब जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस की तरह ही हमें उदाहरण आपको देने पड़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त भी इससे समझ में आ जाता है कि इतिहास में पढ़े थे, अंग्रेजों ने लागू किया था। ठीक, तो अब बात यहाँ से शुरू होती है पूरे खेल की। खेल है वित्त आयोग, अब खिलाड़ी हैं हम कि जो हम खेल खेलेंगे इसके साथ। किस तरह से खेल शुरू होता है पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखी है वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल में। गारंटी से कह सकता हूँ जितना अभी तक हमने वित्त आयोग के बारे में ढूंढा है, सर्च किया है, इससे ज़्यादा वित्त आयोग नहीं पूछ सकता। सॉरी, यूपीएससी इससे ज़्यादा वित्त आयोग के बारे में नहीं पूछ सकता। अगर बिल्कुल ही यूपीएससी मूड में आ जाए कि नहीं हमें तो बच्चा फेल ही करना है, तो फिर बात ही अलग है, कुछ का नहीं कर सकते उसमें हम।
यहाँ से क्लियर ये है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वित्त आयोग के बारे में, जैसा मुझे लग रहा है। फिर आप लोग अपनी राय देंगे कमेंट के माध्यम से, जहाँ हमसे कुछ कमी रह गई है, छूट गया है, या कुछ हम बता नहीं पाए हैं, या कुछ गलत बता दिया है। गलत तो मतलब पूरी कोशिश है कि गलत तो नहीं बताया है, फिर भी बाय द वे इंसान है, गलती हो सकती है। तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, या कुछ एक्स वाई जेड जो कुछ भी है, वो आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दें। आप सभी का सुझाव सम्मानीय रहेगा, स्वीकार किया जाएगा। चलिए अब हम वित्त आयोग की तरफ चलते हैं कि क्या है ये वित्त आयोग, कैसे करता है काम, कौन इसका अध्यक्ष है, कितने सदस्य होते हैं इसमें, कैसे राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, ये कैसे अपनी रिपोर्ट पेश करता है, किसको देता है, फिर राष्ट्रपति के साथ किसके पास रिपोर्ट जाती है, सरकार का क्या रोल है इसमें, ठीक है, राज्यों का क्या रोल है इसमें, इवन पंचायतों और नगर पालिकाओं का भी रोल है इसमें। उन सभी के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे अपने इस वीडियो में, वित्त आयोग के बारे में। तो यहाँ से तो हमें समझ में आ गया कि जो वित्त आयोग होता है अपनी रिपोर्ट, जैसे कि वित्त आयोग किस तरह काम करता है, जैसे क्लास मान लीजिए, एक क्लास है, एक एग्जाम्पल देके यहाँ से हम शुरुआत करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग जो काम करता है एक स्टूडेंट की तरह काम करता है, सॉरी क्लास मॉनिटर की तरह काम करता है। किस तरह से कि जैसे क्लास है जिसमें 20-25 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, उसका जो हेड होता है क्लास का, वो क्लास टीचर होता है, ठीक। अब वो हेड क्लास टीचर अपनी सहायता के लिए कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये गर्ल्स को संभालेंगे, ये बॉयज़ को संभालेंगे, ठीक है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केंद्र और राज्य को। बात समझ में आ रही है, गर्ल्स और बॉयज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केंद्र और राज्य को। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है, सब मजाक है, ठीक है, बस इससे मतलब इजीली आप समझ सकें कि व्हाट इज वित्त आयोग, डेप्थ क्या है वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग को हमने यहाँ पे क्या बताया, स्टूडेंट बताया है, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट नहीं, मॉनिटर बताया हमने वित्त आयोग को। तो अब कोई क्लास टीचर अपने मॉनिटर को क्लास में वर्क देता है कि बेटा आज आपको ये एक रिपोर्ट बना के देनी है, तो क्या करेगा मॉनिटर, वो रिपोर्ट बनाएगा और किसे हैंड ओवर करेगा, क्लास टीचर को, ठीक। इसी तरह से भारत एक देश है, इसमें दो संस्थाएं हैं, केंद्र और राज्य। मतलब जो भारत है संघ शासित राज्य है, और इसमें दो सरकारों का मतलब उल्लेख है, पर दोनों सरकारें एक दूसरे से जॉइंट हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार। अब इन दोनों राज्य सरकारों को चलने के लिए मतलब है कि अपना अपना शासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। धन कहाँ से आएगा, जो टैक्स आएगा उससे धन मिलेगा। अब उस धन को केंद्र अपने पास कितना रखेगा, राज्य अपने पास कितना रखेगा, या केंद्र के पास आ जाता है तो राज्य उसको कितना देगा, ये सब चीज़ें हैं। तो सिंपली अब हम इस वित्त आयोग की तरफ डिस्क्राइब। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 280 यानी कि 280 वन 280 एक, या सिंपली हम कहें 280 के तहत गठित की जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग अपने नोट्स बनाने शुरू करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स बनाना शुरू करिए। सब लिखा है इसमें वित्त आयोग के बारे में, जो इसमें लिखा हुआ है वो सब आपको लिखना है, नोट्स बनेंगे यहाँ से। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ के 2 वर्षों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले की अवधि में जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इतनी बात मैंने पढ़ दी और मुझे पूर्ण रूप से पता है कि किसी की बात समझ में नहीं आई होगी, डेफिनेटली, ठीक है। मैं अब इसको सिंपल भाषा में थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, संविधान है, पूरा देश जो किसके ऊपर चलता है, एक किताब जिसको डॉक्टर सॉरी
इन्हें हम मतलब इतने महान व्यक्ति उन्हें हम सिंपली भाषा नहीं कह सकते। हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, एक अच्छे संविधान निर्माता हैं। और आज आप देख सकते हैं कि कैसे विश्व के अदर देश कोरोना के जैसे महामारी में तितर बितर हो रहे हैं और भारत एक मजबूती के साथ डटा हुआ है। तो ये उन्हीं की देन है जिसके कारण आज हम स्टेबल हैं, एक हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प हैं। तो वो बात की बात है। अब संविधान अपने वित्त आयोग में, तो संविधान का अनुच्छेद 280 ये कहता है कि एक वित्त आयोग होगा। ठीक है, क्या होगा? वित्त आयोग होगा। उसका गठन पहली बार, यानी कि वैसे तो बेसिकली वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, पर जो पहली बार जो गठन किया गया था उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, ठीक है, संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष पहले हमने एक वित्त आयोग बना दिया। अब एक वित्त आयोग का जो टाइम है वो कब तक रहेगा? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले की अवधि में, यानी कि उसके पहले की अवधि में जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, जैसा राष्ट्रपति समझे, यानी कि सब कुछ राष्ट्रपति की समझ सोच पे हमने डाल दिया कि राष्ट्रपति या तो जैसे हमने आज वित्त आयोग बनाया, 5 साल हो गए, उसके बाद बनाएं दूसरा, या 5 साल से पहले ही हम अगले 5 साल के लिए बना दें, जैसा राष्ट्रपति समझे एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक। अब जो ये वित्त आयोग की बात की गई है 280 में, ये कौन से वित्त आयोग की बात की गई है? केंद्र वाले की कि राज्य वाले की? तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि जो ये बात की गई है वो राज्य नहीं, वो केंद्र वित्त आयोग की गई है। ठीक है, संघीय वित्त आयोग भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, क्या कहेंगे? संघीय वित्त आयोग, क्योंकि भारत एक संघ है और संघ का वित्त आयोग है ये। ठीक है, यानी कि संघीय वित्त आयोग की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 280 में। स्वाभाविक सी बात है कि जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बिल्कुल बात अच्छे से स्टेबल थी कि हम जो बना रहे हैं देश, इसको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। अब जिस तरह से धन की आवश्यकता होगी, तो बाय द वे कभी भी भविष्य में ऐसी स्थिति बन जाए कि केंद्र राज्यों के ऊपर कब्जा कर ले या उनको अपना मतलब क्या मतलब अधीन बना ले, तो इस स्थिति में या कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, तो दोनों को स्वतंत्र रूप से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं धन की। तो यहाँ से वित्त आयोग की गठन की बात शुरुआत हो गई कि वित्त आयोग बनेगा। ठीक है, बन गया वित्त आयोग। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। इसमें लिखा है फिर आगे, इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख से 5 वर्ष के भीतर, चलिए इसमें फिर लिखा है कि इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख से 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको विशेष 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 रूप से नोट करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसमें है कि वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय का मतलब है कि इसके द्वारा जो भी बात कही जाएंगी वो एक सलाह होगी। किसको? केंद्र सरकार को। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्र का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति है।
यानी कि राष्ट्रपति के कहने पर वित्त आयोग ये काम कर रहा है। अब राष्ट्रपति अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएगा, तो वो क्या कहेगा कि जो वित्त आयोग की सलाह है, अब सरकार उसको माने या ना माने, यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि जो चार, केवल एक सही, दो सही या जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, वो इसी बीच बीच में से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं वो, कि कैसे करके हम बच्चे को टोपी पहना दें। और बच्चा खुशी खुशी टोपी पहन के चला आता है पेपर के बाद, और फिर आके कहता है कि वित्त आयोग तो पढ़े थे पर ये नहीं पढ़े थे। पर ऐसा अब आपके साथ कभी ना हो कि हम पढ़े थे पर ये नहीं पढ़े थे। अब ऐसे पढ़ेंगे कि जो पढ़ा है वही आएगा, उसके अलावा वो छू नहीं सकते, आएगा नहीं, 100%। चलिए, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, ठीक है, और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। सभी की नियुक्ति केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। काम की बात है, यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर कितने हो गए? 5। यानी कि क्वेश्चन कभी बने कि वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सभी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब कितने सदस्य हो गए? कुल 5 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां है। कौन सा है? 15th फाइनेंस कमीशन जिसे कहा जाता है, जिसका गठन 22 नवंबर 2017 को कर दिया गया था। पर इसका जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं एन.के. सिंह। ठीक है, कौन है? एन.के. सिंह। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें लिखा है कि इसके सदस्यों को संविधान में दिए गए निर्देशों को द्वारा हटाया या पुनः नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि अभी वर्तमान में 4 सदस्य और एक अध्यक्ष मिलाकर कुल 5 लोगों का वित्त आयोग है। क्या अगर राष्ट्रपति चाहे तो 16वें वित्त आयोग के रूप में इन्हीं को फिर से नियुक्त कर सकता है? जी बिल्कुल, नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये बात किस में लिखी है? ये बात संविधान में लिखी है। और इनके सदस्यों को ऐसा नहीं है कि सरकार मन में हटा दे, नहीं, संविधान में जिस तरह से हटाने की प्रोसेस दी गई है उसी की तरह से इन्हें हटाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है कि संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। अब बात ये थी कि वित्त आयोग बन गया, अब वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, इस बात की नियुक्ति या नियुक्तियों से पहले निर्धारण कैसे किया जाए कि किस व्यक्ति को हम वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाएंगे। तो ये बात किस में लिखी थी? संविधान में पहले ही लिखी जा चुकी थी कि संसद को इस बात का अधिकार दिया जाता है कि ये वित्त आयोग से संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उनकी सदस्यता और चयन की योग्यता क्या होगी इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए संसद ने 2 बिल बनाए थे 1951 में, जब वित्त आयोग का गठन किया था। फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस एक्ट कुछ ऐसे ही करके है, 1951 इसमें नाम आएगा भी, तो जिसको कहते हैं वित्त आयोग विधिक अधिनियम, ऐसे ही कुछ है। 1951 का एक्ट है, इसे ज़रूर ध्यान से सुनें और समझें कि
ये एक्ट ऐसे पूछे जाते हैं बीच बीच में कभी कभी कि ये एक्ट कब बना था, वो एक्ट कब बना था। पीसीएस के पेपरों में इस तरह से काफ़ी पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में तो विशेष वो मतलब गिन चुन के इसी तरह से रखते हैं। और ये एक सूचना है, मैं इसके लिए कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप लोग सब समझ रहे हैं, सब समझदार हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं ऑल आर इंटेलिजेंट। आगे बढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा है इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। यानी कि अब कार्य क्या है, मतलब वित्त आयोग कौन सा खेल खेलता है। वित्त आयोग खेल खेलेगा पैसे का। कैसे पैसे का, जैसे आपको हम समझाएं थोड़ा डिटेल में। चलिए यहाँ हम समझते हैं थोड़ा कि वित्त आयोग कैसे पैसे की लेन देन और वित्तीय स्थिति को समझता है। साल 2017 सभी जानते हैं, 1 जुलाई, इस दिन क्या लागू हुआ था देश में? जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम कहते हैं, लागू हुआ था। ठीक। अब ये वस्तु एवं सेवा कर किस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वितरण करता है। सबसे पहले हमने कोई चीज़ जीएसटी यहाँ हम लिख लेते हैं। आप मार्केट्स, आपने किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ से आपने कोई चीज़ मंगाई, मोबाइल मंगाया फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपको वो मोबाइल दे देते हैं, उसी में बिल रखा होता है, सब कुछ लिखा होता है। कभी कभी उसमें लिखा होता है CGST, कभी लिखा होता है IGST, और कभी कभी लिखा होता है SGST। ठीक। जी जीएसटी के 3 टाइप हैं, C फॉर सेंट्रल, I फॉर इंटीग्रेटेड एंड S फॉर स्टेट। आपने 10,000 रुपये का कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, उस पर 12% लगी जीएसटी। कितने परसेंट? 12% लगी जीएसटी। 10,000 का मोबाइल था, 12% जीएसटी लगी, तो कैलकुलेट करके बताओ कितने रुपए हो गए जीएसटी के? लगभग 1,200 रुपये हो गए। ठीक है, 1,200 रुपये हो गए। अब मुद्दा ये है कि ये 1,200 रुपये कौन रखेगा टैक्स के, केंद्र सरकार कि राज्य सरकार? मुद्दा क्या है कि ये 1,200 रुपये कौन रखेगा, केंद्र की राज्य? ठीक है। अब ये पैसा सीधा सीधा पूरा गया, जीएसटी रिटर्न फाइल किया उस ऑनलाइन कंपनी ने कि हमने ये मोबाइल इतने रुपए का बेचा था, इतना टैक्स है। जीएसटी सीधे वो केंद्र के वित्त मंत्रालय में गई। यानी कि कहाँ पे गई? भारत की संचित निधि। सभी लोग जानते हैं ना इस बात को, तो भारत की संचित निधि के बारे में तो यानी कि देश में जितना भी कर, टैक्स, टोल टैक्स, इनकम टैक्स, यानी कि जो कुछ भी दुनिया देश का टैक्स कलेक्शन होता है वो सब भारत की संचित निधि में जाके स्टोर किया जाता है। जैसे आप लोग जो भी पैसा कमाते हो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसी तरह भारत सरकार जो भी व्यापार करती है, यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, टोल टैक्स, फलाना ढिकाना, एक्साइज, इनकम, जो कुछ भी है सब संचित निधि में गया। ठीक है, संचित निधि में जाने के बाद क्या होगा कि अब मान के चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी थी किसी राज्य में, तमिलनाडु में लगी थी, तो राज्य भी कुछ अधिकार बनता है इस पर कि 1,200 रुपये में कुछ हमें भी मिलना चाहिए। तो राज्यों को कितना मिले इसमें से? 1,200 में से 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो भी कुल पैसा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में सरकार टैक्स से कमाएगी, उसका 41% हिस्सा राज्यों में बटेगा। अब किस राज्य को कितना मिलेगा वो कैसे डिसाइड किया जाता है?
किस राज्य को कितना मिलेगा। जैसे हमारे पास 100 रुपये थे, हमने नियम बना लिया कि हम 100 रुपये में से 41 रुपये राज्यों को देंगे। अब राज्य हैं भारत में, अब आपके 28 तो राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो इनमें से कौन कितना, अब केंद्र शासित प्रदेशों में से जो 9 हैं वो तो केंद्र के ही ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनका तो सब भरण पोषण केंद्र के ही पास है ना, क्योंकि वहाँ पे जो मुखिया है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि है, वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि है। तो 100 में से 41 रुपये राज्यों को देंगे। अब किस राज्य को कितने मिलेंगे वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। किस पर डिपेंड करेगा, जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी पीडीएफ। हाँ, तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि 15वें वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है अपनी, उसमें जो बात की है 41% राज्यों को दिया जाएगा बंटवारे की। तो यानी कि कुल मिलाकर जो इसका मुख्य उद्देश्य है किसका, कि वित्त आयोग का, वो है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त के संबंधित वितरण के बंटवारे की सिफारिश किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। बात समझ में आ रही है, राष्ट्रपति को देता। अब जो 41% की जो बात की गई है, जो 41% मिलेगा वो किस बेसिस मिलता है, जनसंख्या के बेसिस मिलता है। और 15वें वित्त आयोग ने जो बेस ईयर माना है जनसंख्या का, वो 2011 को माना है। किसको माना है, 2011 को माना है। इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने 1972 से लेके 2011 तक के बीच के डेटा को अपना बेस ईयर माना था। पर पिछले मतलब 15वें वित्त आयोग ने साफ मना कर दिया कि हम 72 से नहीं 2011 से ही मानेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को हुआ है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ोतरी ज़्यादा है। ठीक है, पर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इन सब बातों से काफ़ी नाखुश हैं, मतलब सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं, और मतलब वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इस चीज़ में हस्तक्षेप किया जाए केंद्र का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है कि वित्त आयोग की कार्यशैली की विशेषता सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक एवं गहन परामर्श कर सहकारी संघवाद के सिद्धांत को सुदृढ़ करना है। इसकी संतुतियाँ सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में भी सक्षम है। यानी कि जो भी सिफारिश वित्त आयोग करेगा वो किस पे, मतलब अगर सही तरीके से मान ली जाए तो उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता, यानी कि जो मतलब जो पैसा है उसकी लिक्विडिटी जिसे कहते हैं उसमें सुधार आएगा, जनता को मतलब महंगाई वगैरह ये सब कम हो सकते हैं। और राजकोषीय स्थिरता यानी कि फिजिकल डिफिक्ट जिसे कहते हैं, वित्तीय घाटा जो सरकार झेल रही है उसमें भी सुधार लाया जा सकता है। चलिए अब हम फर्स्ट वित्त आयोग से संबंधित पॉइंट पे आ रहे हैं। पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के आदेश से, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी के निर्देश में 6 अप्रैल 1952 को वास्तविक रूप से आया। मतलब 51 में गठन कर दिया गया था पर कार्य करना कब प्रारंभ किया, 1952 से। इस बात को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चे काफ़ी बहुत जल्दी से ये पकड़ते हैं कि प्रथम वित्त आयोग कब हुआ था, 1951 में। वो ये पूछ रहा है कि वो एक्टिव कब हुआ था, वो 52 में हुआ था। वो ये नहीं पूछ रहा है गठन कब हुआ था, वो पूछ रहा है काम करना कब शुरू किया था। जैसे अभी हम वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग की जो गठन कर दिया गया था वो 2017 में कर दिया गया था। ठीक है, पर काम करना कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये नहीं कि बस वित्त आयोग 15 माह कि ये ऐसा ऐसा हुआ। इसी बात ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था पीसीएस 2019 वाले में, कि वो पूछा था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, कि सब लोग डफलो को लगाया है। ठीक है, पर वो डफलो ना होकर वो पूछा था कि प्रथम महिला कौन थी। आधे से ज़्यादा बच्चे परेशान, लो फ्री में चला गया 1 मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है। ये बात आपको अगर क्वेश्चन पढ़ी होती अच्छे से तो यहाँ से समझ में आ गई होती। प्रत्येक सदन, यहाँ लिखा है ना प्रत्येक सदन में, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इसी में घुमा देगा आपको। घुमा क्या देगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट
संसद की लोकसभा में रखी जाएगी या राज्यसभा में रखी जाएगी या दोनों में रखी जाएगी, या राष्ट्रपति किसी को चिन्हित करेगा, या इसके लिए संयुक्त बैठक कही जा सकती है लोकसभा राज्यसभा की। तो बस यहीं पे घूम गए कि पता ही नहीं है कि वित्त आयोग है क्या, मतलब कि कैसे क्या रिपोर्ट रखी जाएगी। तो दोनों सदनों में अलग अलग, इसके लिए संयुक्त सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, दोनों सदनों में अलग अलग। इस तरह से पॉलिटी पढ़ेंगे तो कुछ काम होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग की रिपोर्ट भारत की संचित निधि से केंद्र और राज्य के बीच कर वितरण की बात करती है। पहले ही हमने बता दिया, यानी कि जो भी वितरण टैक्स डिवीजन की जो बात होगी स्टेट और सेंटर में, वो भारत की संचित निधि से बात की जाएगी। आकस्मिक निधि का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। अब यहाँ केंद्र वित्त आयोग की बात की जा रही थी, अब हम राज्य वित्त आयोग की भी बात कर लें। वो भी बहुत परेशान है बेचारा, पीछे से हमें कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की बात कर लें। राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है? जिस तरह से संघ वित्त आयोग जो है, मतलब जो वित्त आयोग है, वो केंद्र और राज्य के बीच में पैसे के वितरण की बात करता है, इसी तरह से राज्य वित्त आयोग राज्य की जो सबसे छोटी इकाइयां हैं संवैधानिक, पंचायत और नगर पालिकाएं, या नगर निगम कह दीजिए, नगर पंचायत कह दीजिए, ठीक है, इन सभी में जो भी टैक्स कलेक्शन होता है या इनको कितना पैसा दिया जाए, ये काम किसका है? राज्य वित्त आयोग का है। बहुत महत्वपूर्ण बात कि केंद्र वित्त आयोग का गठन तो 1951 में हुआ था, पर राज्य वित्त आयोग का गठन 1951 में नहीं हुआ था। उसका गठन कब हुआ था वो अभी हम बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ, तो जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन 73 में संविधान संशोधन 1992 के जो अधिनियम है उसके बाद किया गया था। यानी कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी में राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 से शुरू हो गया था। ये बात पॉइंट कर लीजिए, बहुत काम की बात है, इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आ गई तो आधे से ज़्यादा बच्चे गलत कराएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, पर जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से, जिनको बेसिक का ज्ञान है, वो बच्चे कभी फेल नहीं होंगे, गारंटी से। तो बेस पर जाके बेस पे वार कीजिए। तो अब हम बेस पे ही देख रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग का, अब राज्य वित्त आयोग का टाइम पीरियड कितना है? वो भी 5 साल का होता है। ये भी ध्यान रखें, वो कितने का होता है? 5 साल का ही होता है। राज्य इस तरह से जो संघ वित्त आयोग है, यानी कि जो केंद्रीय वित्त आयोग जिसे हम कहते हैं सेंट्रल, यानी ये वित्त आयोग कहते हैं नॉर्मली, नाम केंद्र न संघ, और नॉर्मली वित्त आयोग कहते हैं। उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिस उसी तरह से सेम प्रोसेस इन स्टेट की जो राज्य वित्त आयोग है उसका जो गठन है वो राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल उनको अपनी रिपोर्ट देते हैं, और राज्यपाल फिर बाद में मतलब अगर राज्य में 2 सदन है तो दोनों सदनों में, अगर एक सदन है तो एक सदन में रिपोर्ट पेश की जाती है। अब राज्य संघ वित्त आयोग की बात तो संविधान के 280 अनुच्छेद में की गई है, पर राज्य वित्त आयोग की बात किन दो अनुच्छेदों में की गई है? 243 आई। हमने इसमें सब कुछ दे रखा। आई को अगर कहीं कहीं जो हिंदी में माँ लिखा आ जाता है, ठीक है, तो 243 माँ, और 243 बाई को यहाँ पर हम क्या देखेंगे? 243 झा। इन दोनों अनुच्छेदों में बात की गई है। तो सबसे पहले जो बात की गई है 243 आई में, वो पंचायतों से संबंधित वित्त आयोग की बात की गई है, और 243 बाई में जो बात की गई है वो नगर निगम और नगर पालिकाएं स्लैश महा सॉरी नगर पंचायतों के संबंधित में जो वित्त आयोग है या जो वित्तीय समीक्षा है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 243 आई में नगर पंचायत वो पंचायत ओनली ग्राम पंचायत, और 243 बाई में किसकी बात की गई है? नगर पालिकाओं के वित्त आयोग की बात की गई है। दोनों ही राज्य से संबंधित हैं, इसलिए हम राज्य वित्त आयोग की ही बात करेंगे। अब जो स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि जो प्रावधान की बात है इनके
योग्यता की बात है वो इसमें आएगी। अध्यक्ष का चुनाव और उनकी योग्यता कैसे निर्धारित की जाएंगी, तो संसद को ये प्रावधान दिए थे कि संविधान ने कि उनकी योग्यता और उनके चुनाव से संबंधित आप कानून बना सकते हैं। तो संसद ने 1951 में एक वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 और वित्त आयोग वेतन भत्ते नियम 1951 के प्रावधानों के तहत ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है, वित्त आयोग हो गया ये। अब राज्य वित्त आयोग कार्य हमने आपको बता ही दिए। इनका काम क्या है, टोल टैक्स, फीस, शुल्क, आय या जो कुछ भी पंचायतों के बीच में वितरण है, आवंटन है, कितना शेयर जाएगा, जिस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में डिसाइड होता है, उसी तरह से राज्य और नगर पालिका और पंचायतों के बीच में डिसाइड होता है कि कितना पैसा इनको दिया जाएगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि यानी कि ये जो आयोग है वो सिफारिश करता है। जरूरी नहीं है कि इसकी सिफारिश को माना जाए या ना माना जाए, पर अभी तक जितने भी आयोग बने हैं उन सभी की सिफारिशों को माना गया है। एक प्रचलन चला हुआ आ गया है पहले से, पर जरूरी नहीं है कि इनको माना जाए, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। क्योंकि क्यों ना माना जाए, क्योंकि अगर संविधान में लिखा होता कि ये मानना जरूरी है तो वो तो मानना जरूरी है, तो पॉसिबल ही है कि वो तो मानेगी केंद्र सरकार। अगर नहीं मानती है तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, पर ऐसी संविधान में कोई बात नहीं लिखी है। वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग, यानी कि जो प्रेजेंट में अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह, जो हमने आपको पहले ही बताया है। इसका गठन कब हुआ है, 22 नवंबर 2017। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की गई थी और 27 नवंबर 2017 को एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहले वित्त आयोग बनाया, फिर उसके बाद उनके अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। एन के सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 से 2014 तक बिहार के राज्यसभा के सदस्य, नॉट राज्यपाल, बिहार से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। यानी कि ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 2014 से 2008 से 14 के बीच में भारत सरकार के सचिव, और बिहार से राज्यपाल भी रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से 2025 तक। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो अभी तक हमने आपको बताया वही है रिपोर्ट, और कुछ नहीं है इसमें खास। इसमें ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसा आएगा उसको 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की गई है। किसके लिए, राज्यों के लिए। ठीक है, पहले जो 14वें वित्त आयोग है उसने कितनी सिफारिश की थी, वो की थी 42% की, पर उसमें कटौती कर दी गई है क्योंकि केंद्र पे थोड़ा बोझ बढ़ गया है, किसका, जम्मू कश्मीर के दो हिस्से होने से, क्योंकि दो सरकारों का मतलब जिम्मेदारी आ गई है केंद्र पर, तो इसलिए थोड़ी कटौती उसमें कर दी गई है 1% की। 15वें वित्त आयोग में केंद्र ने कुछ धनराशि मांगी है सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए के विषयों पर विचारार्थ। तो इसके लिए मतलब वित्त आयोग ने क्या किया है कि एक अलग से कमेटी बनाकर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि ऐसा करें या ना करें। जो कुछ भी है वो मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप देख लेना थोड़ा बहुत, वरना इस इतना इम्पोर्टेंट जितना हमने पढ़ा है आपको बस वही ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेनली जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है, तो केंद्र ये वित्त आयोग से जो अनुच्छेद जुड़े हुए हैं वो आपके 80 और 81 है, 280 और 281 है। और राज्य वित्त आयोग से हमने आपको बताई दिए कि ये दोनों हैं। ठीक है, आज वित्त आयोग को हमने इसमें कवर किया था। पर डे हम इसी तरह से आपका एक वीडियो रेडी करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो लोक अदालतों पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस पर होगा, लोक अदालतों पर होगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो इसमें पढ़ाई कराई गई है आपको, वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। जैसा भी है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ज़रूर, और अपनी राय हमें देते रहें, जिससे अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी हो लिखने में, समझने में, बोलने में, जिसमें हम अपना सुधार कर सकें, क्योंकि बिना सजेशन के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है।
और मैंने पूरी वीडियो में आपसे कभी नहीं कहा कि ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें, पर जो भी है आप कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे वो आप करिए, क्योंकि देखो अगर सही को मैं मतलब क्लियर बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति है जिसको ज़रूरत होती है वही वीडियो देखता है, ठीक है। अब वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसको सही लग रहा है तो उसको मतलब रिटर्न में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। हमारा काम है बस आप लोगों को टॉपिक पहुंचाना, तो हमने पहुंचा दिया बस। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका लोक अदालतों पर। थैंक यू।